अस्सलामु अलैकुम। पोस्ट ईद लेक्चर 69 10% अटेंडेंस के साथ शुरू हो गया। जो बच्चे जो हैं वो ईद करने गए थे, पैदल चल पड़े इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था। इस क्वेश्चन में कोई मसला तो नहीं था, ईद से पहले हमने क्वेश्चन किया था, याद है? याद है क्वेश्चन? पेज नंबर 3409 लिखा हुआ है। इसमें कोई मसला नहीं है तो फिर आगे चलें। जी, इसमें बस एंड पे सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न वाली बात आई थी, थोड़ी टेक्निकल, जो ज़रा शायद तेज़ी में भी हुई हो, वैसे इतनी तेज़ी से भी नहीं हुई थी। तो ये मैंने रूल 1 के साथ रूल 2 बनाया था, बल्कि इसको जहाँ पर रूल्स बनाए थे वहीं पे दूसरा रूल भी लिख लेते हैं ताकि इकट्ठा हो जाए। पता नहीं कौन सा सवाल पहला किया था। ये रहा रूल। तो रूल 1 जैसे बनाया था ऐसे ही रूल 2 हम बना लेते हैं यहाँ पर। रूल 2 में ये रूल नहीं है, तो बस वैसे ही मतलब आपके लिए टिप्स है ना, ठीक है। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो सेल रिटर्न जो है, सेल रिटर्न कॉन्ट्रा सेल है, यानी कि सेल्स नफ़े की चीज़ है, सेल का बढ़ना इनकम, इनकम का बढ़ना, ठीक है। लेकिन सेल रिटर्न का मतलब क्या है? जो चीज़ें बेची थी वो वापस आ गई, तो सेल रिटर्न का बढ़ना, सेल की कमी। अब आपने सेल रिटर्न को कभी भी डायरेक्ट प्रॉफिट पे नहीं सोचना, बल्कि आपने, मुश्किल है, सोचा जा सकता है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन गलती के चांसेस बहुत हैं। एक आसान हल मौजूद तो है, आप सेल रिटर्न को सेल पे सोच लें। सेल रिटर्न अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब, देखो ना, आप पूरा पीरियड सेल्स रिकॉर्ड करते रहते हैं, सेल क्रेडिट, सेल क्रेडिट, सेल क्रेडिट, सेल क्रेडिट, और साथ साथ सेल रिटर्न भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सेल रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट, सही है। और पीरियड का एंड आता है तो ये वाला क्रेडिट और ये वाला डेबिट नेट करके पीएनएल के अंदर शो कर देते हैं। तो सेल रिटर्न का बढ़ना ये सेल्स की कमी ही बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका डेबिट बढ़ रहा है जिसने बाद में जाकर इस क्रेडिट में से नेट होना है, तो उस डेबिट का बढ़ना सेल्स को अल्टीमेटली, क्रेडिट को अल्टीमेटली कम ही करेगा ना। तो हमने डायरेक्ट सेल रिटर्न को प्रॉफिट पे नहीं सोचना, गलती के चांसेस बहुत है। ठीक है, सुकून से सेल रिटर्न का बढ़ना सेल पर सोचें कि सेल रिटर्न बढ़ेगी तो सेल क्या होगी? कम। सेल कम होगी तो सेल इनकम है, इनकम कम होना प्रॉफिट को कम कर देगा। सिंपल, बहुत सिंपल हो जाता है। सेल रिटर्न को डायरेक्ट सेल्स पर नहीं सोचेंगे, ठीक है। अच्छा, अगली बात इसी का, उस सवाल में तो एक ही था इम्पैक्ट, वो हमने डाल दिया था, पूरा रूल तो फिर बनाए ना, ठीक है। और अगर सेल रिटर्न कम हो रही है तो सेल का बढ़ना है, ये सेल का बढ़ना, इनकम का बढ़ना, ये प्रॉफिट को बढ़ा देगा। यानी बेसिकली आपने सेल रिटर्न को डायरेक्ट प्रॉफिट पे नहीं सोचना, सेल रिटर्न को सेल पे सोचना है, उसके बाद वेरी सिंपल, फिर बिल्कुल कोई मसला रहता नहीं। और ये टेक्निकल है वैसे एडजस्टमेंट, ये 2-3 जगह आपको पास पेपर में भी नजर आएगी, तो मसला हो जाता है, गलती हो जाती है, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट सोचना गड़बड़ कर जाता है, ठीक है। गलती के चांसेस रिमूव करें, इतना आसान तो काम, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही परचेज रिटर्न को भी देख लेते हैं। परचेज रिटर्न परचेज का दुश्मन है, मतलब ये तो फायदे की बात है ना। परचेज इज जस्ट लाइक एन एक्सपेंस। अगर आप अज्यूम करें कि कोई भी चीज़ बची नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है, जो खरीदा वो बिक गया, तो परचेज अगर गुड्स की है फॉर सेलिंग पर्पज, तो वो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल मतलब एक्सपेंस ही बनता है। तो हम परचेज को डायरेक्ट एक्सपेंस बोल दिया करते हैं, परचेज इज एन एक्सपेंस। भाई उस बारीकी में नहीं जाते कि परचेज किया था को अनसोल्ड होगा तो पता लग जाएगा ना। सादा बात, परचेजेस जो है वो भी एक एक्सपेंस है, ठीक है। अब परचेज रिटर्न क्या है? हमने चीजें खरीदी, मैं कह रहा हूं जी वो एक्सपेंस बनना था, उसमें से कुछ वापस कर दी, तो वो क्या है? एक्सपेंस की कमी। यानी परचेज रिटर्न परचेज की कमी है। अब परचेज रिटर्न बढ़ गई तो प्रॉफिट पे डायरेक्ट इंपैक्ट सोचना ये गड़बड़ कर देगा। मुश्किल है, सोचा जा सकता है, मैं नहीं कह रहा नामुमकिन है, लेकिन गलती के चांसेस ज्यादा हैं। पर्चे के प्रेशर के अंदर गलती हो सकती है। आसान हल क्या है? इसमें परचेज को डाल दें। परचेज रिटर्न का बढ़ना परचेजेस की
कमी होगी, परचेज यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक्सपेंस का रिश्ता प्रॉफिट से इनवर्स है ना जी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अच्छा आ गया, परचेज रिटर्न अगर कम हो रही है, अब प्रॉफिट पे डायरेक्ट सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, नामुमकिन नहीं बट मुश्किल है, गलती के चांसेस भी हैं, तो क्यों हम चांस लें? परचेज रिटर्न का कम होना परचेजेस का बढ़ना बन जाएगा, ठीक है। परचेजेस अगर बढ़ेंगी, परचेज एंड एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देगा, तो ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये है एक एंड पे पॉइंट था जिस पे शायद आपको कोई मसला हुआ हो। बहरहाल ये 2 रूल हो गए। इसी तरह से एक रूल अभी मैंने और लिखवाना है, और वो रूल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन, ठीक है। वो भी जब कोई एडजस्टमेंट आती है तो फिर देख लेंगे। मैंने इन्वेंट्री रिवाइज करानी है, होमवर्क वाले सवालों में आया है, तो आना चाहिए था ना, इसलिए तो दिए थे होमवर्क वाले सवाल, अब कराऊंगा सारे, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैंने रिवाइज नहीं कराई, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे आज वो भी रिवाइज, लेकिन सवाल करना शुरू करते हैं और देखते हैं इन्वेंट्री को रिवाइज किए बगैर भी, जो मैंने उस पर 15-20 मिनट आधा घंटा लगाना है ना, उसकी जर्नल एंट्रीज पीरियोडिक क्या है, परपेचुअल क्या है, दोनों के अंदर जर्नल एंट्री, दोनों से लेजर्स एक्सट्रैक्ट करके दोनों से ट्रायल बनाना, ये इसलिए ज़रूरी है कि उसमें एनपीओ के टॉपिक में जाके हमें ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं एनपीओ की, कुछ सवाल ऐसे हैं, तो वो ट्रायल को समझना ज़रूरी है। इंट्रो में समझ के आते हैं आप, लेकिन फिर भूल जाते हैं ना थोड़ा सा, तो इसलिए वो समझाऊंगा कि आप जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं पीरियोडिक परपेचुअल में, उससे लेजर्स कैसे बनते हैं, उससे ट्रायल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, क्योंकि फिर एनपीओ का सवाल के अंदर आपके सामने ट्रायल होगा, उसके पीछे क्या चल रहा है वो आप इंट्रो में पढ़ के आते हैं, तो वो रिवाइज कराना है थोड़ा सा। लेकिन अभी देखते हैं करेक्शन ऑफ एरर को बगैर वो रिवाइज किए भी सवाल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये ट्राई करेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो अच्छा जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करा दिया था। उसके बाद मैंने कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे? अच्छा, ये इसका अगला 8वां नहीं दिया था? 8वां 9वां दिया था? अच्छा चलो यूं करते हैं, हाँ ये सारे तो करने ही करने हैं हमने, ये सारे ही करने हैं हमने। फिलहाल मैं अपने उन बुनियादी सवालों पे आता हूँ जिनसे सारे सवाल हो सकता है ये भी साथ साथ ही हो जाए, ठीक है ना। हो सकता है आपके इन सवालों की एडजस्टमेंट सारी की सारी इधर टैकल हो जाए। तो ये ज़रा सवाल इस तरह से बनाए हुए हैं कि हर एक तरह की एडजस्टमेंट जो है वो इकट्ठी की हुई है। जैसे फिक्स एसेट हमने कर लिए थे, ठीक है, सारे के सारे। अब देखते हैं, सस्पेंस आपको पढ़ा दिया था, कोई मसला तो नहीं है उसमें? चलिए, ये मैंने आपको 14th क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, बिल्कुल ये अब कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एडजस्टमेंट से माशाल्लाह से 12, चलो कोशिश करते हैं वहीं पे आज ज़रा स्मार्ट करके ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग वाली बनाएंगे, कोशिश करेंगे ताकि दो दफ़ा आ जाए बोर्ड पे, ठीक है। शुरू करते हैं जी। प्रिपेयर करें करेक्टिंग एंट्रीज और कैलकुलेट करें एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। अभी तक भी ये नेट प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन बुनियाद आपको बना दी थी मैंने, जीपी और नेट प्रॉफिट को फॉर्मेट के अंदर दिखाया हुआ है आपको। अब कभी कभी आईके सवालों के अंदर क्या करता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों दे देता है, वहां पे जाके फिर थोड़ा सा और आपको टेक्निकल होना पड़ता है। ये क्या है, केबल है, दे दो रख लेते हो। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही होता है, लेकिन थोड़ा सा एक फर्क होता है जिस किसी सवाल में आएगा, फिर तफसील से बात भी करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ आपकी सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में नजर आने वाली चीजें इंपैक्ट डालती हैं। जैसे सेल बढ़ गई, सेल कम हो गई, सेल रिटर्न बढ़ गई, सेल रिटर्न कम हो गई, परचेज बढ़ गई, परचेज कम हो गई, परचेज रिटर्न बढ़ गई, परचेज रिटर्न कम हो गई, क्लोजिंग स्टॉक में कोई गड़बड़ आ गई, ओपनिंग स्टॉक में वो गड़बड़ आ गई। वो जो आपके कॉस्ट ऑफ सेल और सेल्स के अंदर चीजें आती हैं, सिर्फ वो चीजें आपकी जीपी को इंपैक्ट करती हैं। लेकिन जीपी का इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे भी जाता है, क्योंकि जीपी में से फिर अगली चीजें माइनस होती है ना। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जीपी के बाद आनी है, जैसे हमने आखिरी क्लास में पढ़ा था ईद से पहले, लॉस, एम्बेजलमेंट लॉस आया था, उसकी एंट्री क्या की थी, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री थी पीएनएल डेबिट इन्वेंट्री या परचेज क्रेडिट। वो जीपी से ऊपर नहीं आता, वो सिर्फ नेट प्रॉफिट को इंपैक्ट डालेगा। लॉस ऑन डिस्पोजल, नहीं रिकॉर्ड किया था लॉस, करते ना करेक्शन करते ना, पीएनएल डेबिट करो, लॉस रिकॉर्ड होना था नहीं हुआ, कर लो। तो जब लॉस रिकॉर्ड होगा तो वो किसको इंपैक्ट डालेगा, जीपी के बाद आता है। गेन ऑन डिस्पोजल, जीपी नहीं रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड करेंगे तो उसका इंपैक्ट किस पे, तो ये इंशाल्लाह जाकर देखेंगे। फिलहाल तक क्या चल रहा है, तो प्रॉफिट में इंपैक्ट डालना तो आ जाए ना, फिर जीपी और नेट प्रॉफिट का मसला भी हल कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस सवाल को जरा देखते हैं। फिलहाल करेक्टिंग एंट्रीज कह रहे हैं जी, कर दें और पढ़ें जरा सवाल को। जी, द ट्रायल बैलेंस ऑफ
कंफ्यूज्ड लिमिटेड, माशाल्लाह। लेकिन आप तो नहीं हुए कंफ्यूज, है ना? ये लास्ट टाइम नाम बनाया था ना, ये कंफ्यूज हो गए तुम, आ जाओ कंफ्यूज हो गए तुम, ये है वो है, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा ऐसे करके, लेकिन बच्चे हुए नहीं थे कंफ्यूज। ट्रायल बैलेंस ऑफ कंफ्यूज लिमिटेड डिड नॉट एग्री एट 31 दिसंबर 2024, इट इज डेड। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ के, है ना? एट 31 दिसंबर 2024 डिड नॉट एग्री एंड द डिफरेंस वॉज कैरी टू, यानी यहां पर सस्पेंस आने का तरीका क्या है, वजह क्या बनी? ट्रायल बैलेंस नहीं था, बैलेंस करने के लिए एक जिस तरफ कमी थी उस तरफ बैलेंस डाल के सस्पेंस क्रिएट कर लिया। दूसरा तरीका क्या होता है सस्पेंस का, सस्पेंस के आने का? जर्नल एंट्री कर रहा है, दूसरे इंपैक्ट का पता नहीं है, डेबिट का पता है तो क्रेडिट का नहीं पता लग रहा, क्रेडिट का पता है तो डेबिट का पता नहीं लग रहा, ठीक है? तो वो जो पता होता है वो लिख लेता है, दूसरा आधी तौर पे सस्पेंस में जर्नल एंट्री में ही डाल देता है अकाउंटेंट। तो ये दो तरीके होते हैं सस्पेंस के आने के। खैर इनका तो ट्रायल जो 31 दिसंबर में एग्री नहीं हुआ और जो भी डिफरेंस था वो सस्पेंस में डाल दिया। कितना डिफरेंस था, कितना डिफरेंस था, कितना डिफरेंस था? नहीं बताया उन्होंने, नहीं बताया उन्होंने, ठीक है? अच्छा वैसे आपस की बात है, ये भी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है जो अभी तक उसने मांगी नहीं है। यहां पे वो ये कह दे रिक्वायरमेंट के अंदर कि सस्पेंस अकाउंट का कितना बैलेंस था जब ट्रायल एग्री नहीं कर रहा था, वो भी रेक्टिफाइंग एंट्री से नजर आ जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट, सस्पेंस डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट, सस्पेंस डेबिट सब कुछ लिख के लेजर के अंदर बैलेंस ही फिर आएगी, वो असल बैलेंस था, वो भी करा दूंगा चलो आज, ठीक है? ये भी हो सकता है, आज तक पूछा नहीं आई के अपने कभी, लेकिन उसने क्योंकि रिक्वायरमेंट में सस्पेंस पूछा नहीं है तो उसने ये बताया नहीं है कि कितना बैलेंस है, वरना वो कहता ये ट्रायल डिड नॉट एग्री, इतना डिफरेंस वाज ऑन डेबिट या क्रेडिट, या इतना डिफरेंस वाज ऑन दिस साइड, तो वो फिर आगे जाके रिक्वायरमेंट मांग लेता जरा सस्पेंस अकाउंट भी बना दो, जैसे हमने पास पेपर वाले सवाल में बनाया था, ठीक है? लेकिन उसने चूंकि सस्पेंस की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी तो उसने सस्पेंस में कितना डिफरेंस पड़ा था ट्रायल के अंदर वो बताया नहीं है, जरूरत भी नहीं है। रेक्टिफाइंग एंट्रीज के लिए सस्पेंस के बैलेंस की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट के इंपैक्ट के लिए भी सस्पेंस की जरूरत नहीं थी। खैर चलें, जो भी था सस्पेंस अकाउंट में उन्होंने डिफरेंस डाला और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस ट्रायल से जब बनेंगी तो उससे निकलने वाली चीजें फिर गड़बड़ी होंगी, खासतौर पे प्रॉफिट तो पक्का गलत ही होता है, ठीक है? तो नेट प्रॉफिट जितना आया वो ये है। अब सस्पेंस एग्री, ये ट्रायल एग्री नहीं कर रहा था तो उन्होंने आर्जी तौर पर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया और फिर उस ट्रायल से जिसमें सस्पेंस नजर आ रहा है पीएनएल बना, ये पीएनएल और बैलेंस शीट बना ली, तो जो प्रॉफिट होगा क्या वो सही होगा? इसीलिए वो कह रहा है ये गलतियां हैं, इनको भी सही करो, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो और साथ के साथ क्या करो, प्रॉफिट को भी सही कर दो, सही वाला प्रॉफिट बताओ, ठीक है? तो ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड। गुड्स इनवॉइस्ड एट 4600, गुड्स इनवॉइस्ड एट 4600, क्या मतलब है जी? सेल्स सिंपल, गुड्स इनवॉइस्ड एट 4600 वर, अच्छा सॉरी रिटर्न बाय कस्टमर, सेल रिटर्न है। गुड्स जो हमने भेजी थी, इनवॉइस की थी, मतलब उधार वाली सेल ही थी, सिर्फ बिल बनाकर भेजते हैं ना, तो बाहर खामोशी केस में हम उधार वाली सेल ही अज्यूम कर लिया करते हैं। सेल रिटर्न है, गुड्स इनवॉइस्ड एट 4600 वर रिटर्न, तो सेल रिटर्न है, ठीक है? ठीक है जी, सेल रिटर्न है। अब ये तो बाद की बात है, ये तो बाद में देखेंगे, ठीक है? अब पहले सबसे पहले मुझे क्या पता लग गया, ओरिजिनल एंट्री क्या है? सेल रिटर्न, डेबिट, डेटर, क्रेडिट। भाई मार्कर्स जो है ना उनको कह दें कि जरा ब्लैक वाले ला दें, मुझे नहीं लगता कि ये मार्कर इतने चांगे होंगे। दिल तो बड़ा कर रहा है मेरा कि ओरिजिनल सबसे पहले ये रेक्टिफाइंग, इस मैं आपको मेन सफ़ा बना दूं और आगे ओरिजिनल रॉन्ग करता जाऊं, क्या ख्याल है? आज ऐसे सवाल करें या वो तरतीब अच्छी लगती है ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, वो अच्छी लगती है? चलो वही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 14, पेज नंबर 386। मैंने यहाँ से शुरू इसलिए किया मेरे बच्चों कि मैं यहाँ पर ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करूँगा, फिर उसके बाद ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, ज़रा तंग करते हैं, सवाल की एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इतना लंबा सवाल नहीं होता ये, मैंने सारे पास पेपर्स, क्वेश्चन बैंक जो जहाँ से मिली एडजस्टमेंट वो इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है ना? तो ये आप एक सवाल करेंगे तो कई सारे पास पेपर्स आपके हो जाएंगे, ऐसे ही अगला सवाल मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स को क्लब किया हुआ है, ठीक है? तो ओरिजिनल एंट्रीज, ओरिजिनल, आप अपनी तरतीब पे वापस आ जाएं। अब आप लोगों ने अब ये काम नहीं करना 3 कॉलम वाला ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, अनलेस के सवाल की रिक्वायरमेंट हो। सवाल की रिक्वायरमेंट ही क्या हो? प्रॉफिट बनाओ सही वाला। सवाल की रिक्वायरमेंट ही ये हो कि एडजस्टेड
फिक्स एसेट बनाओ, या सवाल की रिक्वायरमेंट हो एडजस्टेड P&L बैलेंस शीट बनाओ, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आपकी ओरिजिनल, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग, तीनों ही एंट्रीज क्या हैं आपकी वर्किंग। लेकिन अगर वो सवाल में एडजस्टिंग एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांग ले, तो फिर आप 3 कॉलम पे ना चला करें, पर्चे में मुमकिन नहीं है, गंद भी बहुत पड़ेगा और मुमकिन भी नहीं है, थोड़ा होता है उसमें मार्जिन, थोड़ा होता है पेज के अंदर में, ठीक है ना, जगह थोड़ी होती है। तो आपने पहले सफ़े को खाली छोड़ना है, उस पर रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी है आपने, और अगले सफ़े पे आप राज्य के गंद मारें, ओरिजिनल और रॉन्ग दरम्यान में लाइन खींचे, एंट्रीज भी करें ओरिजिनल रॉन्ग, वर्किंग भी बीच में करें, आपको किसी ने कुछ नहीं कहना, आप राज्य के गंद मारें उस पर, साफ सुथरी एंट्री निकाल के रेक्टिफाइंग फिर पोस्ट करें फेस के ऊपर आके, ठीक है, सही है। तो ओरिजिनल एंट्रीज करेंगे हम यहां पर जी, ओरिजिनल एंट्रीज होना चाहिए था क्या, सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, डेटर क्रेडिट हो गया, 4.6 कर दो, 4.6 में चल लेते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए था। यहीं पर ही मैंने जरा आप कंजूसी का आला दर्जा यहां पे दिखाना है, ये जगह भी नहीं छोड़नी थोड़ी सी जो है, और डन बाय अकाउंटेंट, ये बाद में देख लेते हैं, यहां पे रॉन्ग एंट्री यानी कि आ जाएगी उसकी जो उसने की है एंट्री वो, और इधर हमारी रिक्वायरमेंट एड्रेस हो जाएगी रेक्टिफाइंग। आपका तो पहला सफा होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट्स काफ़ी सारी हैं बेटा, इसलिए माजरत के साथ ये इस कोने वाले बच्चों को तकलीफ होगी थोड़ी सी माजरत के साथ। मार्कर्स का कह दिया आपने, हाँ जी, अच्छा जी, उधर बन जाएगी। अब 3 कॉलम देखो जरा जो जगह बची हुई है, बोलो इंशाल्लाह बन जाएगी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हो गया जी जो होना चाहिए था। अब आप देखते हैं इसने क्या किया, सेल रिटर्न है, ये पता लग गया, ये पता लग गया, गुड्स इनवॉइस है 4000 वर रिटर्न बाय कस्टमर, सेल रिटर्न है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट होना चाहिए था ये। इट वॉज क्रेडिटेड, इट वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक, परचेज रिटर्न नहीं, यानी कि उसने इसको परचेजेस में डेबिट कर दिया, ठीक है, परचेजेस में डेबिट कर दिया, एंड फ्रॉम देयर पोस्टेड टू क्रेडिटर अकाउंट, और वो भी एज 64। इट वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक, तो परचेजेस डेबिट कितने से, 4.6 से, एंड फ्रॉम देयर इट वॉज एंटर टू, ये बड़ा रोला बन गया, चलो, क्रेडिटर्स अकाउंट एज 6.4। थोड़ी सी प्लानिंग कर ही लेते हैं उस्ताद जी, थोड़ा सा इसको इधर ले ही आते हैं, बहुत ही गंद पै जाना चाहिए, थोड़ी सी गुंजाइश और दे दें भाई। अच्छा जी, तो परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा, ये 4.6 था और ये 6.4, ठीक है। अब हम सस्पेंस पढ़ चुके हैं, ये अब बड़ा फायदा हो चुका है हमें। अब सस्पेंस वाली सारी एडजस्टमेंट्स मैंने पकड़ी थी सवाल के अंदर, सारी इकट्ठी कर दी थी, अजीब ही आजमाइश बन गई है, वैसे उधर ही कर लेते वन नोट पे, है ना, मजा नहीं ना आता उस पर हमें। रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ये आपकी रिक्वायरमेंट ए है, ए रिक्वायरमेंट है, 1 और 2 है, ए भी है, ये आपका पहले सफे के ऊपर लिखो। अब सेल रिटर्न को डेबिट करना था, सेल रिटर्न को डेबिट नहीं किया, तो सेल रिटर्न को डेबिट कर ले, मार्कर लग गया चंगा, कितने से जी, 4.6 से। डेटर को क्रेडिट करना था, डेटर को क्रेडिट नहीं किया, तो डेटर को क्रेडिट कर ले, एक लाइन छोड़ देता हूं मैं, परचेजेज जो हुई पड़ी हैं इनको भी क्रेडिट करना है, क्रेडिटर को डेबिट करना है, फिर सस्पेंस आ जाएगा, ठीक है, जिस तरफ भी आएगा, हो सकता है ना भी आए, ठीक। तो जी डेटर को क्रेडिट करना था, डेटर को क्रेडिट नहीं किया, तो डेटर को क्रेडिट कर दे, कितने से जी, 4.6 से, ठीक है। नेक्स्ट, परचेजेस को डेबिट कर गया अकाउंटेंट,
तो क्या डेबिट करना चाहिए था, गलत हुआ, तो सही करने के लिए क्रेडिट कर दे। कितने से जी? क्रेडिटर को कहां से डेबिट करना चाहिए था? हद हो गई यार, क्रेडिटर को गलत डेबिट किया हुआ है, सही करने के लिए क्या कर दो? एंट्री बैलेंस है, कितना फर्क है? तो 1.8 को डाल दो, क्रेडिट साइड पर है ना, सस्पेंस एंड पे आके। अब आपको तरीका ये रखना चाहिए कि आप एक लाइन टॉप पे छोड़ा करें, ठीक है, और ताकि बाद में जगह नहीं बचती तो फिर मैं तो मिटा के कर लेना, ठीक। एक लाइन छोड़कर एंट्री किया करें ना, अगर बाद में सारे क्रेडिट्स सब भर गए तो मुनासिब नहीं लगता। डेबिट डेबिट क्रेडिट के बाद फिर डेबिट लिखा हो आपने जनरल एंट्री में तो नहीं अच्छा लगता, ठीक है। एक लाइन छोड़ दिया करें, अगर एंड में सारी एंट्री बैलेंस करके सस्पेंस डेबिट साइड पे आए तो टॉप पे सस्पेंस लिख दें, लाइन खाली होगी, और अगर क्रेडिट पे आए तो क्रेडिट पे तो पूरा सफ़ा आपके पास खाली होना ही है, ठीक है। हाँ जी, बात समझ आती है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ें। ये जनाब आपकी एक एडजस्टमेंट हो गई। मैं तो कहता हूँ प्रॉफिट को भी साथ साथ फड़का दें, चलो बाद में करते हैं, एक ही बार करते हैं, जगह शगह भी सामने आ जाएगी ना कितनी की बची है, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? 2 जी बेटा, AC 26 पे करवा दें जी, वो पिछले AC बंद करवा दें, वो सबसे आखिरी वाला बंद करवा दें, और बाकी 26 पे 23 पे सारे करा दें, फिर ज़रा सही हो जाएगा। 1 2 3 AC चलाएं और 23 पे चला दें, ठीक है। कर दे, मैं इधर ही रहता हूँ, ले आए आप, जल्दी जल्दी कर दें, आज वर्क फोर्स ज़रा काम में मेरे। अच्छा जी, चेकवी समझते हैं? चेकवी ऑफ 8,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, ये डेटर से आया है, वॉज पता नहीं क्या, मोर ओवर पता नहीं क्या, बात की बात है यार, ठीक है, ये तो बात की बात है। पहले चेक है जो कस्टमर से आया है तो एंट्री होनी चाहिए बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, कितने से? 8,000 से। अच्छा एक और भी बात है सीधी वाली, वॉज इधर बाद में, ओरिजिनल एंट्री सारी पड़ी हुई है, ये जनाब ओरिजिनल है। चेक 8,000 का कस्टमर से आया है और कॉरेस्पॉन्डिंग सेल इनवॉइस 12,000 की है, यानी मैं पहले सेल लिख लेता हूं, कहते हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्या ख्याल है? सेल, कॉरेस्पॉन्डिंग सेल, यानी कि इस चेक जो कस्टमर से चेक आया इसके अगेंस्ट सेल कितनी है, ठीक है। तो डेटर से चेक आया 8,000 का, कॉरेस्पॉन्डिंग सेल है 12,000 की, तो पहले सेल की एंट्री कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा अब आप वर्किंग करें, DRS लिखें, सेल्स लिखें, कोई मसला नहीं है। रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप पूरा डेटर कंप्लीट सेल्स ऐसे, ठीक है ना, सेल रिटर्न इस तरह। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कितने से? 12 से होना चाहिए, और उसके बाद उससे हमें चेक आ गया, बैंक लिख लो, कैश लिख लो, खैर है, बैंक डेबिट डेटर्स क्रेडिट कितने से? 8 से। ये तो नहीं लिखा हुआ कि 4 डिस्काउंट दे दिया उसने, वो तो इस तरह की बात हो तो तब होती है जब वो लिखे कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगी है इसकी, खुद से नहीं डिस्काउंट समझ लेना। बंदे को 12 रुपए की सेल करें, 8 रुपए आ गए, 4 फिर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। 12 रुपए की सेल की, 8 रुपए आ गए, कोई मसला? मसला तो अब आएगा, अहमद है भी कोई नहीं, अब घर बैठ के गलतियां करी जा रहा है आज। जी, चेक ऑफ, बल्कि जिस तरतीब में मैंने एंट्रीज की वैसे करते हैं, द कॉरेस्पॉन्डिंग सेल इनवॉइस ऑफ 12,000 वॉज इनकरेक्टली पास थ्रू सेल डे बुक, वॉज इनकरेक्टली पास्ड थ्रू सेल डे बुक एज, पूरी जर्नल एंट्री ही डे बुक से कितने से पास हो गई है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी ओपन कर लेना चाहिए ना, सामने नशका सामने होता है ना, नशका, आसानी हो जाती, ये नशका आ गया सामने। वो कह रहा है एक एंट्री सेल डे बुक से ही गलत पास हो गई है, तो सेल डे बुक में गलत पास हो गई है। अच्छा कंट्रोल अकाउंट सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ तो खुद से अज्यूम नहीं कर लेना, मैंने आपको बताया था। तो कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं ना हो रहे तो फिर सादा बात रखो, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट मतलब क्या होता है? कंट्रोल अकाउंट का मतलब ये होता है कि अब ये बाजार ध्यान से सुनना कि यहाँ पर मेन लेजर में डेटर कंट्रोल अकाउंट पड़ा हुआ है, इंडिविजुअल अकाउंट्स नहीं है, और कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा, ये मतलब नहीं है कि ये सारा सिस्टम ही उठा के डस्टबिन में फेंक दो आप। सिर्फ कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसका फर्क ये है कि आपकी
ये वाला लेजर बन रहा है या नहीं बन रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री उठा के आप साइड पे कर देंगे कंट्रोल अकाउंट, ये कुछ सिर्फ ये सारा कंट्रोल अकाउंट थोड़ा, ये कंट्रोल अकाउंट कहां पड़ा हुआ है, कंट्रोल अकाउंट तो सिर्फ ये, ठीक है। अब अगर वो कहता है फर्क समझ लें, फर्क समझ लें, बड़ी अहम बात ये आगे चलेगा। पहली बात मैंने क्या कही आपको कि आपका अगर सवाल में लिखा हो कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, तो फिर आपने अज्यूम करना है कि मेंटेन होते हैं, वरना क्या अज्यूम करना है। अच्छा, अब फर्क क्या है दोनों में। अगर तो कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो मेन लेजर्स में क्या पड़ा हुआ है, कंट्रोल अकाउंट। क्या हो रहा है, एंट्रियां, जर्नल एंट्री नहीं, एंटर कर रहे हैं, एंट्री। अब एंट्री बोलूं तो बच्चे डबल एंट्री समझते हैं, ठीक है। एंटर हो रहा है, एंटर हो रहा है, एंटर हो रहा है, एंटर हो रहा है, साथ साथ अपडेट हो रहा है, समझ आ रही है। उस दिन रिवाइज कराया था, ठीक है। और मंथ एंड पे, डे एंड पे, वीक एंड पे जो आपने पीरियड रखा हुआ है जिसपे आपने एंट्री डालनी, इस टोटल की एक एंट्री होगी डेटर कंट्रोल अकाउंट डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये कब है, जब कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहे हो। तो फिर क्या होता है, पीरियोडिकली आप सेल रिटर्न का टोटल एक बार एंटर करते हैं, लेकिन सब्सिडरी लेजर्स जो हैं वो मेन लेजर्स का पार्ट नहीं होते, उनमें साथ साथ अपडेट हो जाते हैं। अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे ना, तो उसका मतलब ये होता है कि ये सब्सिडरी लेजर्स नहीं है, यही लेजर्स आपके यहां पे पड़े होते। यानी के अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे ना, तो हर सेल यहां पर लिखने के बाद डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कर देते हैं आप। या ये भी हो सकता है यहां पर लिखते जाएं, डेटर को अपडेट करते जाएं, और एंड पे आके सेल को उठा के भी सेल्स के लेजर में लिख दें, बस कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे, ठीक है। ये बात समझ आई है। कंट्रोल अकाउंट मेंटेन होने का मतलब क्या है, इंडिविजुअल अकाउंट्स हम नहीं बनाते मेन लेजर में, रफ वर्किंग में रखते हैं, और डेटर कंट्रोल अकाउंट और सेल्स के अंदर मंथ, मैं मंथ बोल देता हूं, मंथ एंड के ऊपर एक एंट्री कर देते। और अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा तो ये निकल गया, ये निकल गया। तो फिर जो सेल करेंगे उधार पे किसी बंदे को, जब वो सेल करेंगे मेन लेजर में ही उसका लेजर ओपन हो जाएगा। डेटर ए भी इधर होगा, बी भी इधर होगा, सी भी इधर होगा, डी भी इधर होगा। तो जैसे ही ये एंट्री इधर होगी, साथ ही आप उसकी डबल एंट्री पास करेंगे। सेल डे बुक में 100 लिखा तो यहां पर एंट्री होगी डेटर ए डेबिट सेल क्रेडिट 100 रुपए, डेटर बी डेबिट सेल क्रेडिट 100 रुपए से। या सेल क्रेडिट ना भी करें, साथ साथ डेटर ए, डेटर बी, डेटर सी यहां से इसके साथ एंटर करते जाएंगे और एंड पे उठाकर इसको यहां पे लिख देंगे। बात एक ही है, ठीक है। ये कब होता है और कब नहीं होता। कंट्रोल अकाउंट मेंटेन तब किए जाते हैं जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो, तो फिर इस तरफ लोग जाते हैं। लेकिन अगर छोटे बिजनेस हो ना, तो कंट्रोल अकाउंट वाला चक्कर नहीं करते। वो सिंपल आपके 20, 30, 50, 100, 200, 300 डेटर्स हो, कोई बात नहीं, वो हर एक बंदे का अपना लेजर ओपन कर लेते हैं। मेन लेजर्स के अंदर ही सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, ठीक है, सिस्टम के अंदर। फिर कंट्रोल अकाउंट की तरफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाते, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये सवाल तो वैसे ही उधर उधर से इकट्ठा किया हुआ है ना, ठीक है, तो फिर अदर इन्फॉर्मेशन है नहीं, वरना हर सवाल में अदर इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह के सवालों के जो मैंने बनाए थे आपको लिखा हुआ मिलेगा ना, तो वो एडजस्टमेंट के अंदर ही लिखा हुआ मिलेगा, कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड या आर नॉट मेंटेन्ड। कंट्रोल अकाउंट्स खामोशी केस में भी क्या अज्यूम करना है, मेंटेन नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर सेल डे बुक के अंदर 100 रुपए की एंट्री हुई और वो कह रहा है कि एंट्री जो है वो सेल डे बुक से गलत पास हो गई है, तो इसका मतलब डेटर डेबिट सेल क्रेडिट दोनों ही इंपैक्ट्स गलत है। बात समझ आ रही है। कंट्रोल अकाउंट्स जब मेंटेन होंगे किसी सवाल में, तो मैं दोबारा इस नक्शे पे आऊंगा और फिर उस एरर को समझाऊंगा। फिलहाल सवाल चुप है, तो क्या अज्यूम करेंगे, कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। अगर कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन, तो फिर आप इस गलती को पढ़ो, क्या कहता है, सेल ऑफ 12,000 was incorrectly passed through सेल डे बुक। पूरी जर्नल एंट्री पास हो गई है सेल डे बुक में से एज 2,000। इसका मतलब ये हुआ कि सेल 12 की रिकॉर्ड करनी थी, जो सेल्स जो 12 की रिकॉर्ड करनी थी, इससे अच्छा तो यार इधर ही कर लेते, चलो खैर, वो जनाब 2 से हुई है। तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 2 रुपए से हुई, ठीक है। जहां तक को मसला बोलो। अच्छा, अगली बात, अच्छा, जब कंट्रोल अकाउंट मेंटेन होंगे ना, फिर देखेंगे। फिलहाल समझ आई है। कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा तो मतलब क्या है कि जो सेल डे बुक में एंट्री होनी है वही डेटर में ही एंट्री। और डेटर कहां पड़े हुए हैं, इंडिविजुअल डेटर कहां पड़े हुए हैं, मेन लेजर्स में, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट तो मेंटेन हो ही नहीं रहे। तो फिर क्या मतलब, डेटर ही नहीं हम बनाते। डेटर तो बनेंगे, पर वो कौन से बनेंगे, इंडिविजुअल वाले बनेंगे। कंट्रोल अकाउंट वाली अप्रोच नहीं होगी हमारी, ओके। अच्छा, अब एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, जो चेक आया था ना 8,000 का, वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज, जिस कस्टमर से चेक आया था,
चेक का आना तो अकाउंटेंट नहीं भूलता, उसने बैंक को तो डेबिट किया कितने से, उसके बाद फोन आ गया, हेलो दूध लेते आइएगा। अकाउंटेंट भूल गया कि मैंने क्रेडिट करना था फलां डेटर से जो चेक आया था उससे, ये डेटर ए बी सी जो भी था, ठीक है। अब बात समझ आ रही है, एंट्री खत्म हो गई है, एक बार फिर पढ़ लो। अ चेक ऑफ 8000, अब बेशक इस तरतीब में पढ़ लो, ठीक है। मैंने पहले जरा कॉरेस्पॉन्डिंग सेल थी, मैंने कहा जरा सेल पहले अच्छी लगती है, सेल की और फिर पैसे आए हैं, तो यहां से पढ़ो। सेल्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग को छोड़ो, सेल इनवॉइस फॉर 12000 वॉज इनकरेक्टली पास थ्रू सेल डे बुक एज, पूरी एंट्री ही पास होगी सेल डे बुक से एज 2000, तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 12000 से होना चाहिए था, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट हो गया 2000 से, कोई मसला, कोई मसला नहीं। अगली बात, अब मुझे ऐसा आईकेप को एडजस्टमेंट, आईकेप के सवाल की एडजस्टमेंट, आईकेप को एडजस्टमेंट ऐसे बोलनी चाहिए थी, सेल ऑफ 12000 वाज इनकरेक्टली पास थ्रू सेल डे बुक एज 2000 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग चेक फ्रॉम कस्टमर, इस तरह से बोलता तो ज्यादा बेहतर होता ना, खैर चलो छोड़ो, हमें क्या। आगे कहता है चेक ऑफ 8000 वाज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो बैंक में डेबिट किया होगा, ये तो खामोश है, तो सही अज्यूम करना, और वैसे भी कैश की गलती अकाउंटेंट नहीं करता, तो बैंक डेबिट करके और कुछ भी नहीं किया मोहतरम ने। अब गलतियां सही करने की बारी आ गई, डेटर को 12 से डेबिट करना था, 2 से डेबिट किया है, तो मजीद 10 से डेबिट कर लो, 12 - 2 करके ऐसे लिख दो पर्चे में, ताकि पता लगे कि 10 कैसे निकाला है आपने, पर्चे में तो कहीं गिवन नहीं ना, सवाल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ 10, ठीक है। तो आपने ये जनाब 10 कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ो, सेल्स को क्रेडिट करना था कितने से, 10 से, सेल्स को क्रेडिट किससे किया है, 2 से, तो एक मिनट जरा नेट ही कर देते हैं, डेटर को 12 से डेबिट करना था और 8 से क्रेडिट करना था, इकट्ठा ही कर देते हैं, वैसे अलग भी हो सकता था, उस एंट्री को अलग उल्टा देते, कोई मसला नहीं था, लेकिन ज्यादा बेहतर कर लो, क्या नेट करके बोलो, होना चाहिए था डेटर 4 से डेबिट, ये बात समझ आती है। अगर डेटर ने इस एंट्री में, डेटर ने 12 से डेबिट होना था और 8 से क्रेडिट होना था, तो मैं बोल सकता हूं कि डेटर ने नेट में 4 से डेबिट होना था, मैं ये बोल सकता हूं बेटा, बोल सकता हूं भाई, बाल सही, बाल सही है तुम्हारे से, मैं बोल सकता हूं, मैं पूछ रहा हूं, अगर डेटर ने 12 से डेबिट होना था, 8 से क्रेडिट होना था, तो नेट करके मैं बोल सकता हूं कि 4 से डेबिट होना चाहिए था। अच्छा, तो 4 से डेबिट होना चाहिए था, सिर्फ हुआ है 2 से डेबिट, तो 2 से मजीद डेबिट कर लो, ये भी ठीक है, वो भी ठीक था, लेकिन अल्टीमेटली फिर बाद में डेटर को बाद में भी दूसरी एंट्री में भी करना पड़ता, सही वो भी हो जाना था, कोई मसला। रेक्टिफिकेशन के 1000 तरीके हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसको पढ़ के सही लिख लो, तो रेक्टिफिकेशन जैसे मर्जी कर लो, ओरिजिनल एंट्री लिख के रॉन्ग को उल्टा दो, आपकी मर्जी, जैसे हम करते हैं वैसे कर लो, आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं, ठीक है। हो गया जी। अब सेल्स को 12 से क्रेडिट करना था, सेल्स को क्रेडिट सिर्फ किससे किया है, 2 से, तो सेल्स को मजीद कितने से क्रेडिट कर लें, ऐसा सेल्स को 12 से क्रेडिट करना था, 2 से कर दिया, तो 10 से मजीद क्रेडिट कर दो, ठीक है। बैंक को डेबिट करना था 8 से, बैंक डेबिट हो गया 8 से, तो कुछ ना करें, अब एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, तो किस तरफ बैलेंस पड़ रहा है, तो उसको क्या कह दोगे, अगर आपने ऊपर लाइन छोड़ी हुई थी तो डेटर के फौरन नीचे सेल्स भी लिख दी थी, कोई मसला नहीं था, आपका सस्पेंस डेबिट पे आ गया है, तो जो अपने ऊपर लाइन छोड़ी होगी उसमें आप लिख दोगे, बैलेंसिंग डाल दोगे, कोई मसला। मैं दरमियान में लाइन छोड़ देता होता हूँ, बस ऐसे मेरा दिल करता है, तो सस्पेंस आ गया बैलेंस। तो सस्पेंस हमने सीख लिया है, अब उसके बाद फिर मौजे वेव्स हैं, किल किए जा रहे हैं, ये खत्म करना है, ये सवाल खत्म करना है आज, इसकी तो डेथ ही वाकई हो चुकी है। ये अब कोई टी आएगा स्टपनी में, टी आएगा, इसमें हवा भरेगा, उनके पास दूसरा चार्जर है, उससे हो जाता है। लो जी, 1 हो गया, 2 हो गया, कितने बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया था, बहुत थोड़े, लेकिन इंशाल्लाह बहुत बेहतर कर देगा ये सवाल आपको। सिर्फ 12 एडजस्टमेंट्स हैं, अगले में 14 है मेरे ख्याल से ना, चलो कोई नहीं, सस्पेंस में आपकी महारत आ जानी थी, अगले में 18 है सिर्फ, चलो कोई बात, अभी हो जाएंगे इंशाल्लाह। थर्ड, ब्रेक नहीं लानी तुसी, अ परचेज ऑफ 15,100 was entered in purchase day book
ये बात की बात है। पहली बात परचेज है 15,100 की, वो कहाँ क्या क्या हुआ ये तो गलती है, आगे पढ़ के ना अंदाजा हो जाता है। काट नहीं देना परिचय में, बाद में आपसे नहीं मिटना। मैं तो वैसे आपको बताता हूं, जुमला एक बार पढ़ा, अब उसमें से ये देखो कि असल है क्या। 15,100 की परचेज है, 15,100 की परचेज है कि नहीं है? परचेज डे बुक वाली है तो क्रेडिटर डेबिट, ये परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिट परचेज है ना, तो आपने 15,100 से एंट्री क्या करनी है जी, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर। तुमने शायरी एक कर लेंगे यार, मैंने तो लगता है दो जगह पे भी नहीं आनी है एंट्रियां। चलो खैर यार वो उठा दे तो एंट्री कौन पढ़ाएगा आपको, इस तरह से मजा नहीं आता। तो दुआ करो अल्लाह बरकत दे इस जगह में जी। परचेजेस डेबिट क्रेडिटर, कंजूसी शुरू कर देंगे ना आप, क्रेडिटर्स क्रेडिट 15.1 से, ये होना चाहिए था। अब जनाब अहमद भाई को हम याद कर रहे हैं, उन्होंने घर बैठे बैठे अजीब अजीब गलतियां शुरू कर दी हैं। हाँ जी, वॉज एंटर्ड इन, अब ये तो था ना परचेज ऑफ 15,100, ठीक है, वॉज एंटर्ड इन परचेज डे बुक एज 1.5 एंड पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट, सप्लायर अकाउंट मतलब क्रेडिटर अकाउंट एज 5.1, यानी एंट्री कर दी परचेजेस 1.5 से डेबिट और दूसरे इंपैक्ट के बारे में चुप नहीं रहा। अगर चुप रहता तो हम लिखते क्रेडिटर 15.1 से क्रेडिट, लेकिन वो चुप नहीं रहा, उसने बोल दिया कि इसने दोनों पासे चवल मारी है। परचेजेस को डेबिट किया इसने 1.5 से और क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया है इसने, क्रेडिटर्स लिख देता हूं मैं, क्रेडिटर ही होता है क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, डेटर क्रेडिटर ना लिखो, अकेला अकेला है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, डेटर अकेला लिखो, ठीक है, ऐ ना बाद से मेरे ते केस होया इस गल तो ठीक है, मतलब इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैसे क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर तो आपका डेटर्स इकट्ठे ही आ रहे होते हैं ना, तो अगर आपको कभी बनानी पड़ जाए वो बैलेंस शीट तो उसके अंदर तो डेटर का एक ही कॉलम होगा, उसी को सही कर रहे होंगे। खैर चलें इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। तो परचेजेस डेबिट क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने से क्रेडिट कर दिया, एक तो 15,000 का, 15,100 में जो है वो मतलब एक सिफर खा गया, और दूसरी तरफ क्रेडिटर को क्रेडिट करते हुए पहले वाला एक खा गया बेचारा, पता नहीं क्या कर रहे हो यार अहमद, क्या कर रहे हो। अब सही कर लेते हैं, परचेजेस को डेबिट करना था 15.1 से, डेबिट किया है 1.5 से, तो परचेजेस को मजीद डेबिट करना पड़ेगा कितने से जी, 13.6, ठीक है, देर होगी तुम्हें आज। नेक्स्ट, क्रेडिटर को क्रेडिट करना था 15.1 से, क्रेडिटर को क्रेडिट किया सिर्फ 5.1 से, तो 15.1 माइनस 5.1 बाकी 10 से क्रेडिट कर लो मजीद, यही है ना, सही लिखा है मैंने। अब बैलेंस नहीं हो रही है एंट्री, तो 3.6 जिस तरफ आ रहा है, ठीक हो गया जी। चलिए जी, कंजूसियां स्टार्ट हो चुकी हैं ऑफिशियली, एंट्री को तंग तंग करके लिखना शुरू कर दिया मैंने, है जी। सबसे ज़्यादा जगह हमने अहमद भाई की गलत एंट्रीज को दी हुई है, देखो। हाँ जी, को मसला भाई, तुम लेट आए हो, बताओ तुमने घर पे इन सवालों को ट्राई किया था? गुड, ये सारे मेरे ख्याल में आउट स्टेशन वाला भी को आ गया है, आउट स्टेशन वाला को बचा ले, माशाल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ, वो तो कुर्बानियाँ अल्लाह तुहानू पास करे, जो घर है उनको भी अल्लाह पास करे, जल्दी से आ जाए बस स्टेशन से आउट, लाहौर के नहीं है, उनकी कुर्बानी बहुत है, देखो पहुंच गए। अच्छा जी, नेक्स्ट, गुड्स इनवॉइस्ड एट 23,000 आर रिटर्न बाय हामिद खान, जो कि एक डेटर है। अगली बात बाद में देखते हैं, गुड्स हामिद ने वापस किए हैं, तो से रिटर्न डेबिट, डेटर हामिद क्रेडिट, डेटर एच लिख दूं, एच कितनी है से रिटर्न, 23 से रिटर्न डेबिट, डेटर हामिद क्रेडिट, मार्कस नहीं आया अभी तक भाई,
आए हुए दे दे, मुझे आए हुए नहीं है, जाना पड़े, दे दे जी। सेड ऑन डेबिट डेटर हामिद क्रेडिट, आगे कहता है was entered in purchase day book and was, ले आमिर भाई इधर, was entered in purchase day book, goods invoiced at 23 were entered in purchase day book, यानी सेल रिटर्न डेबिट करने की बजाय उसने परचेजेस को, परचेज रिटर्न नहीं, परचेजेस को, है ना, परचेजेस को डेबिट कर दिया। फिर जरा पढ़ो, गुड्स इनवॉइस एट 23,000, यानी गुड्स की इनवॉइस कितनी थी 23,000, वर रिटर्न बाय हामिद। तो जो गुड्स इनवॉइस की थी 23 की वो रिटर्न होगी सेल रिटर्न डेबिट डेटर हामिद क्रेडिट 23 से। वर एंटर्ड इन परचेज डे बुक, ये 23,000 की परचेज से रिटर्न गलती से क्या रिकॉर्ड कर दी उन्होंने, परचेज। से रिटर्न डेबिट करने की वजह कहाँ डेबिट कर दिया, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू हमाद खान अ क्रेडिटर, और फिर 23 से नहीं अगला चांद चढ़ा दिया, वॉज पोस्टेड टू, कौन है वो कौन है, क्रेडिटर है, आ क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हमाद को, क्रेडिटर एच, ये को और है, वो और है, वो ए और है, ठीक है, ये वो एच और है, ये एच और है जी, लेकिन 32 वाला कम भी हो गया जी। बताया था आपको सस्पेंस जिस एंट्री में आएगा, मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री में सस्पेंस तब आ सकता है अगर आपकी डन बाय अकाउंटेंट यानी रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो, ठीक है। तो देख लो सारी एंट्रीज में वही हो रहा है। अब सेल रिटर्न को डेबिट करना था, सेल रिटर्न को डेबिट नहीं किया तो सेल रिटर्न को डेबिट कर लें, कितने से, 23 से। डेटर एज को क्रेडिट करना था, डेटर एज को क्रेडिट नहीं किया तो डेटर एज को क्रेडिट कर दे। अलग अलग भी हो सकती है एंट्री, वैसे इकट्ठी करनी है तो इकट्ठी कर ले, एक लाइन छोड़ दें। फिर डेटर एज को क्रेडिट कर दिया 23 से। परचेजेस को डेबिट करना था, परचेजेस को गलत डेबिट सॉरी कर दिया, डेबिट नहीं करना था तो परचेजेस को क्रेडिट करें, कितने से, और क्रेडिटर को गलत डेबिट किया हुआ है सही कर दें। अब बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस में फेंक दें, कितना है जी क्रेडिट साइड पर 9। मैंने नहीं लगता अगली एंट्री इतने आनी है, लेकिन कोशिश करें कहीं पर ही उसको फिट करें, अल्लाह करेगा कोई छोटी एडजस्टमेंट भी आ जाएगी। हाँ जी सही है, ये ज़रा देख लें, इसको तसल्ली से देखें, कोई सवाल है तो पूछ लें, सवाल भी पूछा करें, क्योंकि सवाल ना पूछने की दो ही वजूहत हो सकती हैं, या तो सारा बहुत समझ आ रहा है या सारा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बहुत समझ आ रहा है, पता नहीं इस तरह तो मुश्किल है ज़रा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये ज़्यादा लग रहा है, और वो मेरे लिए खतरनाक ज़्यादा है। नहीं समझ आ रहा, बहुत समझ आ रहा है, चलो जल्दी जल्दी आओ, फिर जल्दी जल्दी आओ, छेती करो, पता लगे अगले नु कैसी काम किया। आज चेक हुई ऑफ 13,500 वॉज पेड टू क्रेडिटर हु अलाउड 10% कैश डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट वाली एडजस्टमेंट थी, जो आपको डिस्काउंट रिवाइज कराया हुआ था उसको यूज़ करना। अब ये मैं सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि बाद में रिवाइज करते आसानी हो। अभी और इकट्ठी होंगी, कुछ अभी दूर है, कुछ नज़दीक है, फिर इकट्ठी करते जाएंगे। ये हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना, हमने पेमेंट की थी। अब देखो बच्चों, आपके इस करेक्शन ऑफ एरर वाले टॉपिक मैंने आपको ये एंट्री भी करवाई है, देखिए ये एंट्री मैंने आपको करवा दी है, ठीक है, ये एंट्री पहले करवाई है, उसके बाद मैंने आपको बीच में से निकाल कर एक्सट्रैक्ट करके दिखाया था कि डिस्काउंट की जर्नल एंट्री क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। लेकिन आपके करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में ना बच्चों, आपकी ये वाली एंट्री ओरिजिनल आप लिखा करेंगे इंशाल्लाह, और गलती उसने जो चवल मारी हुआ करनी है, उसने डिस्काउंट को आगे पीछे किया उन्हें, वो आपको यहीं से मिल जाया करेगा, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल एंट्री है बड़ी आसानी से पास होगी, ठीक है। आपको पता है डिस्काउंट की एंट्री क्या है, लेकिन करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में डिस्काउंट अलाउड
या डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए आपको ये वाली जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ओरिजिनल में ये एंट्री पास करना कि 100 रुपया हमने पे करना था, उसने कहा 90 दे दो, तो फिर कैश 90 से, क्रेडिटर 100 पूरे से, फाइनल सेटलमेंट होगी ना, क्रेडिटर 100 पूरे से डेबिट और 10 रुपए डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम जो कि आप परचेजेस में क्रेडिट होती है। तो ये ओरिजिनल आप लिख लोगे, उसके बाद जो चवल उसने मारी होगी वो डन बाय अकाउंटेंट में रॉन्ग में लिख लोगे और रेक्टिफाइंग कर लोगे। ठीक है। ऐसे ही अगर डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की एंट्री अलग से भी बताई हुई है, लेकिन पहले ये एंट्री करके फिर मैंने आपको बताया था इसमें से डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या है। लेकिन करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में आपको अगर डिस्काउंट आपने अलाउ किया है तो आपको ये वाली एंट्री ओरिजिनल में लिखनी पड़ेगी कि हमें आने थे 100 रुपए, हमने से कहा 5 रुपए मत देना, जल्दी पैसे दे दो, वो 95 लेके आ गया। अब हमने उसको 100 रुपया सेटल कर दिया उसका 95 में ना, तो डेटर क्रेडिट होगा 100 से, कैश डेबिट होगा 95 से, 5 डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस जो कि अब सेल्स में डेबिट होता है। बस इतनी सारी गल लगी है। ये है आपकी ओरिजिनल एंट्री। तो चाहे डिस्काउंट अलाउड हो चाहे रिसीव, एक तो एंट्री ये करनी है, और दूसरा जब भी डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आए, जब भी डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आए तो आपने ये काम, वहीं जाके करता हूं, ये काम एक लाजमी करना है। आपने ये 3 चीजें लाजमी लिखनी है, ग्रॉस, फिर लिख ला भाई, फिर डिस्काउंट और फिर नेट। ठीक है। परसेंटेज में भी, रुपीज में भी। ये बात समझ आई है? 3 चीजें होती है ना। मैंने भी बोला हमने 100 रुपया देना था, हमारे क्रेडिटर ने कहा 90 दे दे यार, तो इसका मतलब ग्रॉस क्या है, मेरा ग्रॉस क्रेडिटर क्या है 100, मैंने पे क्या किया, नेट 90 आ गया, तो मुझे 5 का क्या हो गया, 10 का क्या हो गया, डिस्काउंट। अच्छा, अब अगर आपने पेमेंट की है क्रेडिटर को तो आपको ये डिस्काउंट रिसीव होना है, और अगर आपने रिसीव किए डेटर से ये पैसे तो आपने डिस्काउंट अलाउ करना है। ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद ये 3 चीजें हैं, चाहे डिस्काउंट अलाउड हो चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो। ठीक है। हमारे सवाल में हम देख लिया करेंगे, पहले ये 3 लिखनी है, उसके बाद देखना है मेरा ये ग्रॉस डेटर है जिससे मैंने डिस्काउंट अलाउ करके रिसीट लेनी है, या मेरा ये ग्रॉस क्रेडिटर है जिससे मैंने डिस्काउंट रिसीव करके नेट की पेमेंट करनी है। ठीक है, सही है। अब इनमें से ना सवाल के अंदर कोई भी एक चीज दे दे, वो मार्कअप मार्जिन में एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, दूर नहीं है वो भी, ये करीब ही है। मार्कअप मार्जिन में एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, पता नहीं कितने गया, मैं तो कैसी करीब ही है। ये बड़ा कीमती फॉर्मूला है, बहुत ही कीमती फॉर्मूला है। ये रिक्वायर्ड अमाउंट का जो फॉर्मूला है ना जी, बहुत कीमती है। अब मिसाल के तौर पे हमें वो सवाल में दे दे नेट अमाउंट और दे दे डिस्काउंट की परसेंटेज, मुझे ग्रॉस अमाउंट भी चाहिए, मुझे डिस्काउंट भी चाहिए, मेरी जनरल एंट्री तभी पूरी होती है। अभी आपको दिखा के आ रहा हूं, बात समझ आ रही है? मुझे वो ग्रॉस अमाउंट दे, मुझे डिस्काउंट भी चाहिए, मुझे नेट अमाउंट दे, मुझे ग्रॉस अमाउंट भी चाहिए, मुझे डिस्काउंट दे, मुझे ग्रॉस अमाउंट भी चाहिए, नेट अमाउंट भी चाहिए, डिस्काउंट भी चाहिए, तीनों चीजें मुझे चाहिए हैं। तो जो चीज गिवन होगी, दूसरी परसेंटेज मैंने बनाई होगी, जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, मैं इस फॉर्मूला को यूज कर लूंगा। बड़ा ही कीमती फॉर्मूला है, सिर्फ मार्कअप मार्जिन में नहीं यूज होना था, इसमें जगह जगह यूज होगा। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, आपने सबसे पहले ये 3 फिगर्स निकालनी है, ग्रॉस, डिस्काउंट, नेट। ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने चेक रिसीव किया है डेटर से या चेक पे किया, पेमेंट की है क्रेडिटर को? इस एडजस्टमेंट में क्या है, वो कह रहा है गुड्स, चेक ऑफ 13,500 वाज रिसीव्ड, पेड टू आ, इसका मतलब मेरा ये क्रेडिटर की बात हो रही है, तो ग्रॉस क्रेडिटर्स, तो यहां पे बाद में लिख लूंगा ग्रॉस क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड और नेट क्रेडिटर्स, यानी नेट पेमेंट, नेट पेड लिख दूं। ठीक है। अब सवाल में यह देखना है कि आपको ग्रॉस फिगर गिवन है, डिस्काउंट की फिगर गिवन है, या नेट की फिगर गिवन है। परसेंटेजेस को पूरा कर लेना है और फिर आपका फॉर्मूला है और आप एंट्री कर लेंगे सुकून से। ठीक है। अब सवाल में देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है चेक ऑफ 13,500 वाज पेड, इसका मतलब नेट की अमाउंट है, ये 13,500 क्या है,
नेट रुपीज पेड कितने हैं 13,000, हमारा 1000 में चल रहा है ना सवाल, 13.5, यहाँ पे 13,500 ही लिख लूँ, वो ज़रा परसेंटेजेस आएंगी तो ये 9 परेशान हो जाए। 13,500 रुपये का मैंने पे किया है चेक टू अ क्रेडिटर हु अलाउड 10% कैश डिस्काउंट, हु अलाउड 10% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब इधर देखो, डिस्काउंट कितने परसेंट है, 10% है। इसका मतलब ग्रॉस फिर 100 होगा और डिस्काउंट तो माइनस हुआ करता है और नेट 90 है, यानी ये 90 है। नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड की फिगर उसने दी हुई है, नहीं दी हुई, ठीक है। वो तो आगे तो फिर गलती क्या है, गलती तो बाद में देखेंगे, पहले तो ओरिजिनल करना है ना। अब मेरी बात दोबारा पढ़े। अ चेक ऑफ 13,500, इन्होंने वापस नहीं किया सीसी है। अ चेक ऑफ 13,500 was paid to creditor who allowed 10% discount. A check of 13,500 was paid to a creditor who allowed 10% discount. ये सिर्फ बताया हुआ था मुझे येलो वाला। तो 10% अगर डिस्काउंट है तो नेट 90 पे किया है, 100 ग्रॉस था, मैंने सिर्फ ये लिखा है परसेंटेज में, कोई मसला। अब आप यहां से आपको एंट्री क्या चाहिए थी, आपको एंट्री क्या चाहिए, आप क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हैं तो आपको एंट्री चाहिए क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, बल्कि परचेजेस लिख कर आगे लिखता हूं, परचेजेस डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है जी। अब मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे सवाल में सिर्फ क्या गिवन है 13,500। अब बाकी दोनों फिगर चाहिए या नहीं चाहिए, अब मेरा फॉर्मूला और मैं गिवन अमाउंट क्या है इस एडजस्टमेंट में, गिवन अमाउंट क्या है 13,500, ये क्या है कैश बैंक, ये नेट है, नेट है। मुझे रिक्वायर्ड क्या है, कोई एक चीज निकाल लो यार, दूसरी बैलेंसिंग आ जाएगी, ग्रॉस निकाल लेते हैं, ग्रॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं जी क्रेडिटर्स की फिगर मुझे चाहिए, यहां से ग्रॉस निकाल लो। 13,500 जो है ये 90 है, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज, ये 90 पे है और मुझे रिक्वायर्ड चाहिए। अच्छा, आप रिक्वायर्ड में 10 भी निकाल सकते थे, आप पहले क्या निकाल लेते, पहले डिस्काउंट निकाल लेते तो आपकी बैलेंसिंग ऊपर ग्रॉस की फिगर आ जाती। बहरहाल जो भी पहले एक निकाल लें, बोलो, तो 15,000 ये आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर आपने क्या निकाल ली 1500। तो ये आपकी वर्किंग मस्ट है, मस्ट, जब भी डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आ जाए। कभी आपको सवाल में ग्रॉस देगा, कभी सवाल में नेट की फिगर देगा, कभी सिर्फ डिस्काउंट की फिगर देगा, हमें तीनों चाहिए। देख लो हमारी एंट्री के अंदर तीनों रिक्वायर्ड है, तो जो एक गिवन हो वो उठाओ अपना। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, आप लोगों के आने की कुर्बानी है ये वाली एडजस्टमेंट आज जो आपको सामने आप अल्लाह ने सिखा दी। पता नहीं जो लेट आएंगे वो कब जाके सुनेंगे इस एडजस्टमेंट को, आती है बहुत रेगुलरली आती है, ये भी काफी रेगुलर है। आपकी अटेम्प्ट में ये एडजस्टमेंट भी आ सकती है, मुश्किल है ना, डिस्काउंट अलाउड हो या रिसीव्ड हो, दोनों तरह से, ठीक है। तो हमने ओरिजिनल एंट्री वो जो सिखाई थी वो पूरी लिखनी है। सवाल में इन तीनों में से कोई एक चीज देगा और परसेंटेज बताएगा, आपने पूरा कर लेना है। समझ आई है ये बात, समझ आई है? चलो अब बेहतरीन हो गया जी। क्रेडिटर को आपने डेबिट किया किससे, 15,000 से, और 1500 को, अच्छा सॉरी हमारी एंट्री है 1500 और 1.5 डिस्काउंट, ठीक है। तो ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर कौन सी हो गई, क्वेश्चन 14 की एडजस्टमेंट नंबर 5। ठीक है, तो ये वैसे ही आप पिक्चर ले लें, मैं पर्चे के लिए वहाँ पे ही वर्किंग, चलो खैर अब यही होगी वर्किंग, अब यहीं से कर लेते हैं ओरिजिनल, वहाँ पे जाके दोबारा मैं कर देता हूँ। तो ये जी आपकी ओरिजिनल एंट्री है, इधर देखें, क्रेडिटर डेबिट आपने पहले लिख लिया करना ना, क्रेडिटर डेबिट, फिर परचेजेस क्रेडिट और बैंक क्रेडिट। अब बैंक, अब ये थोड़े से बड़े होंगे ना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये सब कुछ यहां डायरेक्ट किया करना है आपने, ठीक है। जरा छोटा छोटा लिखा गया है, इतनी खुली खुली क्लास है, फिर भी पीछे बैठने वाले पीछे ही बैठे हुए सुकून से हैं। क्रेडिटर डेबिट, फिर परचेजेस क्रेडिट और फिर बैंक, चेक था ना, बैंक क्रेडिट। अब थोड़े आप माहिर जब हो जाएंगे, वो बाद में नोट करना, जरा इधर देखो, माहिर जब हो जाएंगे आप
तो आपने क्या करना है, ज़बानी भी होने लग जाएगा। आपने देखना है 3 चीजें आपको चाहिए, आपने वर्किंग करनी है, ठीक है। तो बैंक में पैसे, बैंक से पैसे पे किए कितने, 13,500, ये आपने लिखा बैंक में क्रेडिट। अब आपने देखा ये नेट अमाउंट है, 10% डिस्काउंट के बाद वाली 90%। आप इन दोनों में से कोई चीज निकाल ले, मैं कहता हूं क्रेडिटर निकाल लो। अगर 13,590 है तो इसका 100 कितना है, 1500, और बैलेंसिंग फिगर लो डायरेक्ट कर लिया करेंगे ऐसे, लेकिन वो वर्किंग सिखानी बहरहाल जरूरी भी थी, ठीक है। तो ये जनाब आपकी एडजस्टमेंट नंबर 5, ये तो होना चाहिए। तो सवाल में सिर्फ ये 2 येलोस गिवन थे, सवाल में सिर्फ ये 2 येलोस गिवन थे, नजर आ रहा है, और हमने ये फॉर्मूला यूज किया बस। ये फॉर्मूला बड़े काम का है, ये जगह जगह आपको यूज करना पड़ेगा, FAR2 में भी, आगे जब जिंदगी सारी में यूज करते रहना, CMA में भी यूज करते हैं भाई। अच्छा, फॉर्मूला है ना एक मैथमेटिक्स का, तो बस वो रिलेशन बना लेना होता है परसेंटेजेस से, तो आप मिसिंग फिगर्स निकाल लेते हैं आराम से। चलें आगे। अच्छा, अब ये होना चाहिए था, नोट कर लें जल्दी से, ये होना चाहिए था। इस एडजस्टमेंट के बाद पार्ट 2 भी शुरू करना है। वो कहता है बट द पेमेंट वॉज पोस्टेड, पेमेंट वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। पहली बात, पेमेंट को पोस्ट किया है परचेज अकाउंट में, और वो भी 1.35। तो पेमेंट को पोस्ट कहां कर दिया, परचेजेस में, और 1.35 से। दूसरी चीज क्या है, बैंक है, पेमेंट वॉज पोस्टेड, पेमेंट वॉज पोस्टेड, तो 13.5 वॉज पोस्टेड। एक तो पोस्ट कर दिया कहां पे, परचेज अकाउंट में, और दूसरा खैर से कैश की गलती अकाउंटेंट नहीं करता, बैंक तो उसने सही लिखा होना। तो पेमेंट जो हुई थी वो पेमेंट बैंक में तो क्रेडिट कर दी उसने, लेकिन उसको परचेजेस में पोस्ट किया है। परचेज में कोई चीज पोस्ट करें तो डेबिट ही करते हैं, ठीक है, और वो भी किससे कर दिया, 13.5 की बजाय 1.35। अब सही कर लो यार, क्रेडिटर को डेबिट करना था 15 से, सिरे से किया ही नहीं, तो क्रेडिटर को डेबिट कर दो कितने से, 15 से। परचेजेस को क्रेडिट करना था 1.5 से, उल्टा परचेजेस को क्रेडिट कर गए हैं डेबिट कर गए 1.35, तो डबल ट्रबल हो गया ना। एक तो इसको क्रेडिट करना था, नहीं किया तो वो क्रेडिट करेंगे 1.5 से, दूसरा इसको गलत डेबिट कर दिया 1.35 से, उसको सही करने के लिए भी डबल ट्रबल। अहमद पूछा डबल ट्रबल क्या होता है जी, आज है ही नहीं पूछने के लिए, पता नहीं लेक्चर भी लेके आएगा या नहीं। तो परचेजेस, इधर देखो, परचेजेस 1.5 से क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, एक तो वो क्रेडिट करेंगे। 1.35 से गलती से डेबिट हो गया है, तो सही करने के लिए उसको भी, तो टोटल 1.85 से परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे, और सस्पेंस 2.85 से, गुस्सा भी आप ही कर देंगे, पहले गलत भी आप 10 देंगे, 2.85, और सस्पेंस जी मुश्किल से 5 एडजस्टमेंट्स आई हैं, लेकिन अल्लाह करेगा अगली एडजस्टमेंट जरा समाटू होंगी। टोटल 10 हैं, 12 हैं। बस ये हमारे काम की चीज निकली है सारी, इतना खपने के बाद। तो आमिर भाई यहां से ना आप अगर पार्ट 2 शुरू कर लेना तो क्या ही बात।